बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको व्याकरण की पुनरावृत्ति करा रही थी और जिसमें मैंने आपको संज्ञा कराया था। संज्ञा की परिभाषा, उसके भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा की परिभाषा, उसके भेद, भाववाचक संज्ञा बनाना, व्यक्तिवाचक का जातिवाचक में प्रयोग और जातिवाचक का व्यक्तिवाचक में प्रयोग इत्यादि चीज़ें मैंने आपको समझा दी है। आज मैंने विषय लिया है संज्ञा के विकारक तत्व। अब संज्ञा के विकारक तत्व यानी कौन से ऐसे तत्व हैं जिनमें परिवर्तन होता है, जिसे हम संज्ञा के विकारक तत्व कहते हैं। यानी ऐसे कौन से तत्व हैं जिनमें विकार उत्पन्न हो जाता है। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। तो विकार का मतलब ही होता है परिवर्तन। विकार का तात्पर्य है परिवर्तन। तो यानी कि कौन से ऐसे तत्व हैं जिनमें किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन होता है, तो ये कहा गया है। तो प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी, जिसको कि मैंने आपको शब्द पढ़ाते समय बताया था। और साथ ही साथ विकार का मतलब होता है परिवर्तन। तो यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया जो होते हैं वो विकारी शब्द होते हैं। ये मैंने तब भी लिखा था, फिर पुनः लिख देती हूं कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये विकारी शब्द हैं। तो ये शब्द जो है वो विकारी शब्द हैं। और विकारी शब्द कहने का मतलब कि इनमें जो होता है ये अपना स्थितियों के अनुसार अपना रूप जो है वो बदल लेते हैं। जिन तत्वों के कारण विकारी शब्द अपना रूप बदलते हैं उन्हीं को विकारक तत्व कहते हैं। जिन तत्वों के कारण विकारी शब्द अपना रूप बदलते हैं उन्हें विकारक तत्व कहते हैं। मैं इसको लिख देती हूं, जिन तत्वों के कारण ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, जिन तत्वों के कारण में परिवर्तन आता है उन्हें विकारक तत्व कहते हैं। तो ये मैंने लिख दिया कि विकारक तत्व का क्या मतलब है, आप इसको जान जाइए। तो उन्हें किसी विकारक तत्व कहते हैं। तो ये विकारक तत्व कौन कौन से होते हैं, तो मैं वो भी साथ में चलती हूँ, लिख देती हूँ। विकारक तत्व तीन प्रकार के होते हैं। विकारक तत्व तीन प्रकार के होते हैं। लिंग, वचन और कारक। यानी इनमें हमेशा परिवर्तन आएगा। लिंग, वचन और कारक जो हैं यही आपके संज्ञा के मुख्य रूप से विकारक तत्व हैं।
अब मैं यहाँ पर कुछ उदाहरण लिखूंगी, जिन उदाहरणों को देखकर आप ये जानेंगे कि कैसे इनमें परिवर्तन होता है। जैसे लड़का पढ़ रहा है, लड़की पढ़ रही है। अब ये क्या है? लिंग के आधार पर परिवर्तन। लिंग के आधार पर, यानी कि ये रहा रही लिंग के आधार पर। जब ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है। इस जब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है तो इसकी क्रिया में भी परिवर्तन आ गया। लड़का पुल्लिंग है तो रहा है, लड़की स्त्रीलिंग है तो रही है। तो यहाँ पर ये दिखाया है कि कैसे इसके क्रिया में परिवर्तन हो जाता है, वो दिखाया गया है। तो इसके बाद का है, जैसे लड़का खेल रहा है, और दूसरा होता है लड़के खेल रहे हैं। अब यहाँ क्या है? ये दोनों जो है वचन बदल रहा है, इसमें वचन के आधार पर है। अब याद, ये वचन के आधार पर है। अब ये एक वचन है और ये क्या है? बहुवचन है। तो ये वचन के आधार पर परिवर्तन हो गया। तो देखिए, आपको मैंने ये दोनों चीजें समझाई। अब कारक की बात भी अगर किया जाए तो आपको समझ में आ जाएगा। लड़का खाना खा रहा है, लड़के ने खाना खाया। कारक का भी मैं समझा ही दूं, यद्यपि आपको कारक पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं समझा देती हूँ। लड़का खाना खा रहा है और लड़के खाना, लड़के ने खाना खाया। अब यहां कारक लग गया, टेंस बदला, काल बदला, और काल बदला तो कारक चिन्ह लगाकर संबोधित करके परिवर्तन करके यहाँ पर ये स्पष्ट कर दिया गया। तो ये हो गया। तो इस तरह से देखा जाए तो आपको लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर और कारक के आधार पर कारक के आधार पर, तो ये तीनों आधार पर आपको ये बात जो है वो स्पष्ट हो गई कि विकारक तत्व इन तीनों आधार पर होते हैं। तीनों से ही पता लगाया जा सकता है। तो ये तीन चीज मैंने आपको समझाई। अब मैं इसमें से एक एक चीज को स्पष्ट करूंगी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जरूरी चीज जितनी हो, मैं हट जा रही हूं तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं लिंक, सबसे पहले लिंक हेडिंग डालती हूं।
तो पहला चल रहा है, आप शुरू कर रहे हैं लिंग। मैं आपको लिंग, वचन और कारक पढ़ाने के लिए मैंने पहले उसको संज्ञा से प्रारंभ किया। संज्ञा समझाने के बाद मैंने विकारक तत्वों की बात की। फिर अब मैं लिंग पर आ गई हूं, जो आपके पाठ्यक्रम में है। लिंग क्या है? लिंग शब्द का मतलब होता है चिन्ह। यानी लिंग क्या है? चिन्ह। तो संज्ञा विकारी शब्द है, तो हमेशा क्रिया के माध्यम से ही लिंग का परिचय मिलता है। तो सबसे पहले मैं इसकी परिभाषा लिख देती हूं, फिर बाकी चीज बताऊंगी कि शब्द के जिस रूप से परिभाषा है, शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष होने का पता चले। शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष होने का पता चले उसे लिंग कहते हैं। उसे लिंग कहते हैं। सामान्य भाषा में मैंने परिभाषा बिल्कुल लिखी है। इसको आप चाहे तो ऐसे भी कह सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति का होने का पता चले या पुरुष जाति का बोध हो, उसे लिंग कहते हैं। किसी भी रूप में लिख सकते हैं परिभाषा को। बस ये है कि जिस रूप से आपको स्त्री या पुरुष का पता चल जाए, लिखने की क्रिया हो या जैसे भी, तो आप उसे लिंग उसका पहचान सकते हैं। तो ये कहा गया है। मैं कुछ उदाहरण लिखती हूँ, आप अपने आप समझ जाएंगे कि पुल्लिंग कौन है और स्त्रीलिंग कौन है। अभी वैसे मैंने लिखा ही था, लेकिन फिर भी लिख देती हूँ। लड़का विद्यालय जाता है। लड़की विद्यालय जाती है। फिर बालक पढ़ रहा है। बालिका चित्र बना रही है। वह पुरुष विद्वान है। वह महिला विदुषी है। देखिए, अब अगर इस वाक्यों को कक्षा 6 के विद्यार्थियों के सामने लिख करके किसी भी 6 के विद्यार्थी से आप अगर कहेंगे कि इन वाक्यों को पढ़ो,
और पढ़ने के बाद लिंग बताओ, वो पढ़ते ही आपको लिंग बता देगा। यद्यपि व्याकरणिक नियम संभवतः वो ना भी बता पाए, लेकिन बोलचाल की भाषा हिंदी होने के कारण उसे इस बात का पता पढ़ते ही चल जाएगा कि वास्तव में ये पुल्लिंग है अथवा स्त्रीलिंग, क्योंकि जैसे ही संज्ञा शब्द के साथ क्रिया परिवर्तित होकर लगती है, जाता है जाती है, रहा है रही है, विद्वान है विदुषी है, इसको पढ़ते ही एक कक्षा 6 के विद्यार्थी को बड़ी आसानी से इस बात का पता चल जाता है कि वास्तव में कौन सा शब्द संज्ञा का पुल्लिंग शब्द है और कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। तो ये इसमें जो है समझने की चीज़ थी। तो जो अगर कक्षा के दौरान आप पूछे तो सारे बच्चे इस बात को आसानी से बता देंगे। तो यानी कि इसके प्रयोग के आधार पर वो जान जाते हैं कि संज्ञा के साथ क्रिया हमेशा लिंग परिवर्तित करके ही लगेगी। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मैं अब लिंग के दो भेद हैं, पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। तो ऐसे भी आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जब वाक्य को पढ़े कि एक पुरुष के लिए कहा जा रहा, दूसरा स्त्री के लिए कहा जा रहा, तो यानी जो पुरुष के लिए कहा जा रहा वो पुल्लिंग है, जो स्त्रीलिंग के लिए कहा जा रहा वो स्त्रीलिंग है। तो इस आधार पर अगर हम लिंग के भेद करें तो लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ये दो भेद हैं। अब आपको इसकी परिभाषा लिखेंगे और बताएंगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, ताकि आपको ये ना लगे कि आपने कोई चीज़ छोड़ी है। आपको रिवीजन करना होगा तो आसानी होगी। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको मिटा देती हूँ। तो अब लिंग के दो भेद हैं। पहला पुल्लिंग लिखते हैं, पहले मैंने उधर लिख ही दिया था, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, तो इसलिए दोबारा नहीं लिख रहे हैं। पुल्लिंग, अब पुल्लिंग की परिभाषा क्या है कि लिंग के जिस रूप से उसके पुल्लिंग होने का पता चले, यानी शब्द के जिस रूप से उसके पुल्लिंग होने का पता चले, उसे पुल्लिंग कहते हैं। तो मैं इसके उदाहरण कुछ आपको लिखवाऊंगी। पहले परिभाषा लिख दूं। शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति का बोध हो, उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे जैसे बंदर, भालू, ट्रक,
देखिए मैंने यहाँ पर दो शब्द ऐसे लिखे हैं जिनका अगर आपसे खाली लिख करके पूछा जाए कि कमरा शब्द पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग, अब आपकी समझ में अगर कभी ना आए कि कमरा शब्द पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग, तो आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जानने के लिए बिल्कुल आसान सा तरीका है कि आप उस शब्द से, उस मुख्य शब्द से एक वाक्य बनाइए। यानी आप एक वाक्य बनाइए जो कमरा शब्द से शुरू होता हो, तो संभवतः आपको उसके लिंग का पता चल जाएगा। यदि मैं आपसे कहूं कि कमरा खुला है, यही तो बोलते हैं कि कमरा खुला है, कि ये बोलते कमरा खुली है? नहीं, गलत है ये। तो देखिए मेरे बोलते ही आप स्वतः जान जाओगे कि ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग। तो अगर कभी ना आए तो उस मुख्य शब्द को सामने रखकर आप उस शब्द से वाक्य बनाइए। वाक्य बनते ही आप उसका जेंडर, उसका लिंग जान जाओगे। अगर मैं कहूं कमरा खुला है, तो इस खुला से आपको तुरंत पता लग जाएगा कि ये शब्द जो है वो पुल्लिंग है। अब ट्रक की बात करें, ट्रक सड़क पर खड़ा है या खड़ा कर दो, कई सारे शब्द बन सकते। खड़ा है, खड़ा कर दो। तो जिसको देखते ही आप इसका लिंग आपको पहचानना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पहचान कर सकते हैं। तो मैंने ये आपको लिंग पहचानने का आसान तरीका बताया कि कभी भी आपको लिंग पहचानना हो तो आप उस शब्द से एक वाक्य बनाइए और खुद आपको पता चल जाएगा कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग। अब स्त्रीलिंग, शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति का पता चले उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। अब यहां पर जो शब्द है उसी को आप स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर ले। बंदरिया। अब देखिए भालू शब्द आया। अब मैं भालू को अभी छोड़ देती हूँ, फिर बताती हूँ। ट्रक का लॉरी हो जाएगा। बालिका, महिला आदि। तो मैंने कुछ शब्द लिख दिए और आपने अच्छी तरह से देख लिया। अब यहां पर एक शब्द आया है भालू। अब अगर मैं आपसे कहूं कि भालू शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, यद्यपि मैंने यहां पर इसे पुल्लिंग में लिखा है, तो फिर इसका स्त्रीलिंग क्या है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो आपको एक नई चीज बता दें बच्चों,
कि जैसे भालू शब्द है, तो ऐसे ही बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम किसी एक रूप में ही बोलते हैं। या तो उन्हें स्त्रीलिंग में ही बोला जाता है या उन्हें सिर्फ पुल्लिंग में ही बोला जाता है। अब उनकी पहचान करने के लिए हम उसके आगे नर और मादा शब्द लगा देते हैं। नर और मादा शब्द लगा देते हैं जिससे कि उनकी पहचान हो जाती है कि वो पुल्लिंग है अथवा स्त्रीलिंग है। तो इस बात का आपको पता चल जाएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब भालू की बात आई तो भालू को स्त्रीलिंग करना है तो ये नर भालू और मादा भालू कह देंगे। नर भालू, मादा भालू। तो अब इसको देख के आपको बता दें कि लिंग में एक ऐसी चीज भी होती है जिसको हम कहते हैं नित्य स्त्रीलिंग और नित्य पुल्लिंग। यानी बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनका की प्रयोग हम हमेशा स्त्रीलिंग के रूप में ही करते हैं या जिनका की प्रयोग हम हमेशा पुल्लिंग के रूप में ही करते हैं। इसीलिए इसको हम कहते हैं नित्य स्त्रीलिंग और नित्य पुल्लिंग। तो ये एक नया शब्द होगा। बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनको कि हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की जगह नर और मादा लगा देते हैं और उससे हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग का पता लगाते हैं। जैसे कि यहाँ है और आपको पूछा जा सकता है कुछ शब्द जैसे मछली है, मछली हर परिस्थिति में स्त्रीलिंग रूप में ही आती है। कौवा हर परिस्थिति में ये पुल्लिंग रूप में ही आता है। तो इस चीज को व्याकरण की दृष्टि से यदि शब्दावली में दे तो इसकी शब्दावली होगी नित्य स्त्रीलिंग और नित्य पुल्लिंग। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं अब आगे बढ़ती हूं। अब पुरुष जाति का बोध कराने वाली जो संज्ञाएं हैं उनके बारे में बताऊंगी। पुल्लिंग में कौन कौन सी चीजें आती हैं मैं यहां से बिठा देती हूं, यहां से, तो मुझे लिखने की जगह मिल जाएगी। अब देखिए कौन कौन सी चीजें पुल्लिंग में आती हैं। पुल्लिंग में आने वाली चीजें कौन कौन सी होती हैं? इसमें देश, ग्रह यानी देशों के नाम, ग्रह के नाम, पर्वतों के नाम, देश के नाम, ग्रह के नाम, पर्वतों के नाम, अनाज, रत्न, धातुएं, वर्णमाला के अक्षर, ये सब जो है पुल्लिंग है। पुल्लिंग होते। तो आप ऐसे भी पहचान सकते हैं कि कौन कौन सी चीजें पुल्लिंग में आती हैं। तो उसके बाद स्त्रीलिंग। अब देश की बात, अब इसको विस्तार से मैं बाद में समझाऊंगी। इतनी चीजें आप जान चुके होंगे कि आपको
कौन कौन सी चीज़ें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में आती हैं, अभी ये कई वीडियो में जाएगा। तो आज मैंने यहीं तक की चीज़ें आपको समझाई हैं। अब इसी क्रम को आगे मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगी। तो आज के इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में इसके आगे के भाग को लेकर। इसलिए आप व्याकरण के सारे वीडियो को लगातार देखिएगा, अन्यथा आपका जो व्याकरण है वो अधूरा रह जाएगा। तो आज के इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।